नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civil। इस वीडियो में हम अपनी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और एक नया मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नए टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल आउटकम ऑफ गवर्नमेंट्स विजन ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रैटेजिक सेल्स, डिस्कस इन ब्रीफ। सरकार के विनिवेश और रणनीतिक बिक्री के दृष्टिकोण का संभावित परिणाम क्या हो सकता है, संक्षेप में चर्चा करें। तो हम अपने आंसर की शुरुआत करेंगे सबसे पहले डिसइन्वेस्टमेंट और स्ट्रैटेजिक सेल्स यानी विनिवेश और रणनीतिक बिक्री की डेफिनेशन बताते हुए, इसे एक्सप्लेन करते हुए। तो हम बताएंगे कि डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश का अर्थ होता है किसी संगठन की संपत्ति या सहायक कंपनियों की बिक्री या परिसमापन का प्रतिशत हिस्सा जो 50% से अधिक नहीं हो, यानी कि शेयर्स किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी या उसकी सब्सिडरी कंपनी के या सरकार के एसेट के, अगर सरकार सेल कर रही है, उस एसेट को बेच रही है, एज अ परसेंटेज उसके शेयर बेच रही है जो कि 50% से ज़्यादा एक्सीड ना हो, यानी 50% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट अपने पास रखे और बाकी जो रिसोर्सेज अचीव करने के लिए बेच दे, तो इसको हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ रणनीतिक बिक्री या स्ट्रैटेजिक सेल क्या होती है, जिसमें 50% से ज़्यादा शेयर को बेचा जाता है। और इससे होता क्या है कि जो ओनर राइट्स होते हैं वो जिस कंपनी को सरकार बेचती है, जिस भी प्राइवेट एंटिटी को सरकार शेयर बेचती है, तो पूरे राइट्स उसके पास चले जाते हैं। यानी एक तरीके से हम टाइप ऑफ प्राइवेटाइजेशन हम स्ट्रैटेजिक सेल को कह सकते हैं। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि साधारण विनिवेश के विपरीत रणनीतिक बिक्री का तात्पर्य एक प्रकार का निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन होता है। भारत में सामरिक विनिवेश यानी स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट एक बुनियादी आर्थिक सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है। और ये बुनियादी आर्थिक सिद्धांत क्या है? ये सिद्धांत है कि सरकार को उन क्षेत्रों में वस्तुओं सेवाओं के निर्माण उत्पादन में संलग्न होने के व्यवसाय में नहीं होना चाहिए जहां प्रतिस्पर्धा बाजार आ गए हैं। यानी ये बेसिक प्रिंसिपल जो स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट फॉलो करता है, ये प्रिंसिपल कहता है कि गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन द बिजनेस to engage itself in manufacturing, producing goods and services in sectors where competitive markets have come of age। यानी जहाँ पे कंपटीशन है, जहाँ कॉम्पिटिटिव मार्केट है, वहाँ पे सरकार को नहीं अपना प्रोडक्ट, अब सरकार को वहाँ से हट जाना चाहिए, वहाँ कंपटीशन को रहने देना चाहिए। उसके अलावा सामरिक विनिवेश या स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को स्वामित्व और नियंत्रण को किसी अन्य इकाई, ज़्यादातर निजी क्षेत्र की इकाइयों का हस्तांतरण होता है। उसके अलावा हम देखें तो 3 तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है। एक होता है माइनर डिसइन्वेस्टमेंट, जिसमें कि 51% उस पूरी एंटिटी के शेयर सरकार के पास रहते हैं और बाकी पूरा मैनेजमेंट और कंट्रोल भी सरकार ही करती है, लेकिन रिसोर्सेज अटेंड करने के लिए सरकार कुछ परसेंटेज शेयर प्राइवेट एंटिटीज़ को बेच देती है। फिर मेजर डिसइन्वेस्टमेंट होता है प्रमुख विनिवेश, जहाँ पे 50% से अधिक हिस्सेदारी सरकार बेचती है और कंपनी में मामूली हिस्सेदारी रखती है, लेकिन कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर अपने पास रखती है मेजर डिसइन्वेस्टमेंट में। और जो कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण होता है, उसमें पूरी की पूरी उस एंटिटी को सरकार अपने एसेट को या अपनी कंपनी को बेच देती है, वो पूरा की पूरी एंटिटी प्राइवेट हो जाती है। फिर पूंजी जुटाने के लिए सरकार द्वारा विनिवेश और रणनीतिक बिक्री का उपयोग किया जाता है। वित्त वर्ष 2020-21 में सरकार ने रुपए जुटाने का फैसला किया था विनिवेश के थ्रू। विनिवेश के माध्यम से 2.1 लाख रुपए जुटाने का सरकार ने लक्ष्य रखा था, लेकिन सरकार खाली 14,000 करोड़ रुपए जुटा पाई थी। इसके अलावा आने वाले समय में सरकार ने निम्नलिखित फर्मों में विनिवेश करने का लक्ष्य रखा है। उनमें कौन कौन सी कंपनियां आती हैं? तो सबसे पहले पवन हंस एयर इंडिया का नाम आता है, उसके बाद भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL है, फिर भारतीय बीमा निगम यानी LIC है। पीछे आपको आवाज़ आ रही होगी, एक्चुअली बारिश हो रही है तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा।
इसके अलावा विनिवेश और रणनीतिक बिक्री के उद्देश्य क्या होते हैं, इन्हें हम डिस्कस करें। लेकिन इससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप से स्टार्ट है। आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करिए, इन पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करिए। यहाँ पे 1-to-1 गाइडेंस के थ्रू आपकी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपके आंसर्स रिव्यू किए जाएंगे। इसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा जिससे आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग होगी। साथ ही साथ आपको सारे मेंस आंसर राइटिंग क्वेश्चन जो वीडियोस हैं इनके PDF भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें, ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें, आपको बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो अब हम समझेंगे कि मेन उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं डिसइन्वेस्टमेंट या स्ट्रैटेजिक सेल्स के। तो सबसे पहला उद्देश्य होता है विशिष्ट ज़रूरतों के लिए संसाधन जुटाना, यानी एक पर्टिकुलर चीज़ को फाइनेंस करना है सरकार को, एक पर्टिकुलर पॉलिसी को सरकार को फाइनेंस करना है। उसके लिए बजट से पैसा निकालने के बजाय सरकार अगर डिसइन्वेस्टमेंट का ऑप्शन चुनती है तो वो ज़्यादा फायदेमंद सरकार को लगता है। उसके अलावा आगामी बजट में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि भी हो जाती है, सरकार की पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ती है। उसके साथ ही साथ गैर रणनीतिक क्षेत्रों में सरकार की भागीदारी की आवश्यकता को समाप्त करता है ये, यानी जहाँ पे ज़रूरत नहीं है सरकारी हस्तक्षेप की वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज़ को रहने देती है सरकार और अपना फिर फोकस कर सकती है उन जगहों पे जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत है। इसके अलावा राजकोषीय बोझ को कम किया जाता है डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू, यानी फिजिकल बर्डन कम होता है। फिर अन्य नियमित स्रोतों से राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए, यानी कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल सरकार पूरा कर सकती है, ब्रिज कर सकती है अदर रेगुलर सोर्सेस के अलावा डिसइन्वेस्टमेंट करके। उसके अलावा बजटीय आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, तो कभी कभी बजट अगर पूरा ना पड़े तो भी डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू पॉलिसीज़ को फंड किया जा सकता है। इसके अलावा बाजार की प्रतिस्पर्धा और अनुशासन में सुधार होता है, यानी मार्केट की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है जब प्राइवेट कंपनीज आती हैं तो। इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ कम्युनल रिस्क, यानी वाणिज्यिक जोखिम का हस्तांतरण हो जाता है। आप एयर इंडिया की बात ही कर लीजिए, एयर इंडिया इतना लॉस में चल रही थी, अब ये एयर इंडिया अगर प्राइवेटाइज हो जाएगी तो प्राइवेट एंटिटीज़ प्रॉफिट बनाने में बहुत तेज़ होती हैं, तो प्राइवेट एंटिटी अपना प्रॉफिट बना सकेगी और सरकार को भी डिसइन्वेस्टमेंट से फ़ायदा देखने को मिलेगा। फिर विनिवेश और रणनीतिक बिक्री के लाभ क्या होते हैं, हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कस करे, लाभ भी इससे रिलेटेड ही है। और लाभ की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामाजिक कार्यक्रमों में निवेश करने के लिए, सरकारी कर्ज चुकाने और धन जुटाने के लिए विनिवेश के तरीके का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी जो सोशल पॉलिसीज़ है सरकार उनमें इन्वेस्ट कर सकती है डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू। उसके अलावा निवेश लाने के लिए बेहतर माहौल विकसित कर सकती है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में आ सकता है इसके थ्रू। फिर दीर्घकालिक लक्ष्यों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे बुनियादी ढांचे का विकास, फर्म का विस्तार, विविधीकरण, सरकारी ऋणों का पुनर्भुगतान आदि, यानी लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव कर सकती है सरकार अपने डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू। इसके अलावा नया खरीदार इन कंपनियों के विकास के लिए नई तकनीक, नया प्रबंधन प्रौद्योगिकी निवेश लाएगा और उनके विकास के लिए नवीन तरीकों का उपयोग कर सकता है। तो अगर जो पुरानी फर्म्स हैं सरकार की, उसमें सरकार इन्वेस्टमेंट करे, नई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाए, तो सरकार पर बर्डन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन वहीं अगर डिसइन्वेस्टमेंट करा जाए और प्राइवेट एंटिटीज़ को ये कंपनीज हैंडओवर कर दी जाए तो प्राइवेट प्लेयर्स इसमें काफ़ी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके इन कंपनीज को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, तो ये भी एक फ़ायदा देखने को मिलेगा। इसके अलावा सफल एक उदाहरण की हम बात करें विनिवेश के, तो हिंदुस्तान जिंक का विनिवेश किया गया था 2002 में, इसे वेदांता ग्रुप ने अधिग्रहण कर लिया था। उसके बाद ये कंपनी काफ़ी मुनाफे में चल रही है। लेकिन विनिवेश से जुड़ी कुछ चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां क्या क्या है, तो विनिवेश हालांकि आर्थिक अर्थव्यवस्था को तत्काल बढ़ावा दे सकता है, लेकिन ये दीर्घकालिक उपाय नहीं है, क्योंकि विनिवेश की विधि का बहुत बार उपयोग नहीं किया जा सकता है। तुरंत इकोनॉमी को एक बूस्ट मिल जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट से, लेकिन ऐसे बार बार डिसइन्वेस्टमेंट का तरीका नहीं यूज़ किया जा सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म गोल नहीं है, ये शॉर्ट टर्म नीड को पूरा करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा लाभ कमाने वाली पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज़ हैं, उनकी बिक्री सरकार के लिए एक बड़ा नुकसान हो सकती है। तो अगर सरकार LIC को बेचे जो कि काफ़ी प्रॉफिट मेकिंग है, तो सरकार को काफ़ी नुकसान देखने को मिल सकता है। वहीं अगर एयर इंडिया को सेल करे तो एक तरीके से सरकार को फ़ायदा हो सकता है। तो ये भी देखना चाहिए सरकार को कि कौन सी प्रॉफिट मेकिंग है और कौन सी लॉस में जाने वाली कंपनी है, उस हिसाब से डिसइन्वेस्टमेंट हो। यही नहीं कि किसी भी पॉलिसी को फंड करने के लिए बस डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया जाए। उसके अलावा एसेट स्ट्रिपिंग एक और नुकसान हो सकता है, क्योंकि अधिकांश PSU के पास मूल्यवान मशीनरी, भूमि और भवन आदि है। तो अब प्राइवेट एंटिटी को एक फर्म हैंडओवर करने से नुकसान ये भी देखने को मिल सकता है कि वो एंटिटी एसेट स्ट्रिपिंग करने लगे। एसेट स्ट्रिपिंग क्या होता है कि वहाँ पे जितनी भी मशीनरी है, जितने भी
इक्विपमेंट लगे हुए हैं, सबके पुर्जे निकाल निकाल के उनको अलग से बेच देना, तो ये पूरा एसेट स्ट्रिपिंग से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी देखने को मिल सकता है अगर किसी प्राइवेट एंटिटी को हैंड ओवर कर दिया और उसने एसेट स्ट्रिपिंग के थ्रू अपना जो पूरा लागत है वो निकालने की कोशिश करी। फिर तेल रिफाइनरी जैसे रणनीतिक संपत्तियों में विनिवेश राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। तो जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं जैसे कि ऑयल रिफाइनरी हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, यहाँ पे अगर विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है तो ये इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को भी एक खतरा हो सकता है। फिर एक और नुकसान, कुछ आवश्यक क्षेत्रों में निजी खिलाड़ियों का एकाधिकार हो सकता है, यानी कि मोनोपोली बढ़ सकती है प्राइवेट प्लेयर्स की, जो कि एसेंशियल चीज़ें हैं उनको लेकर के। तो सरकार क्या कदम उठा सकती है जिससे कि विनिवेश एक प्रॉफिटेबल चीज़ बन जाए, विनिवेश एक प्रॉफिटेबल मेथड बन जाए? तो उसके लिए हम वे फॉरवर्ड सजेस्ट करेंगे। हम बताएंगे कि रणनीतिक बिक्री की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और प्रत्येक पीएसयू की संपत्ति का एक तृतीय पक्ष मूल्यांकन और न्यूनतम बोलीदाताओं की संख्या आवश्यक पूर्व शर्तें होनी चाहिए। यानी जो एसेट है उसको एक थर्ड पार्टी उसका वैल्यूएशन करे, उसकी एक्चुअल वैल्यू पता करे और पूरा जो डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसीजर है, जो भी ट्रांसफ़र है, सब कुछ एक बहुत ट्रांसपेरेंट मैनर में हो, जिससे कि डिसइन्वेस्टमेंट से सरकार को फ़ायदा देखने को मिले। क्योंकि अगर डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया में पूरा कोई भी फ्रॉड चलता है तो जो बिचौलिए हैं उनको तो प्रॉफिट होगा, लेकिन सरकार को बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। इसके अलावा रणनीतिक बिक्री से जुटाए गए धन को उन बुनियादी ढांचों और संपत्तियों में निवेश किया जाना चाहिए जो अर्थव्यवस्था को अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। यानी जो स्ट्रैटेजिक सेल से जुटाया गया धन है उसका निवेश और अर्थव्यवस्था में कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तौर पे किया जाना चाहिए। इसके अलावा सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि नियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए कि उपभोक्ताओं की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो। यानी कि अगर प्राइवेट प्लेयर्स की मोनोपोली हो गई तो उत्पादक जो उपभोक्ता हैं उन्हें उनकी बेसिक ज़रूरतों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है। तो जो एसेंशियल चीज़ें हैं वहाँ पर मोनोपोली ना क्रिएट हो और एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आए, इस चीज़ पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा विनिवेश को केवल एक अल्पकालिक राजकोषीय उपाय के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि भारत में वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन में सुधार के लिए एक दीर्घकालिक योजना का हिस्सा होना चाहिए। यानी डिसइन्वेस्टमेंट को एक शॉर्ट टर्म गोल नहीं देखना चाहिए, ऐसी पॉलिसीज आनी चाहिए कि इसका लॉन्ग टर्म फायदा देखने को मिल सके। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आने वाले वीडियो में हम एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।